रात के 2 बजे थे। हॉस्टल के सुनसान कॉरिडोर में मेरे कदमों की आहट गूंज रही थी। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था, जैसे दीवारें भी मेरी बेचैनी को महसूस कर रही हों। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ मेरे जूतों की आवाज गूंज रही थी। हवा में डर की ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ कोई अनदेखा डर मेरे भीतर उतर रहा हो। हल्की धुंध और ठंडी हवा ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। तभी फिर वही परछाई दिखी जो कई रातों से मुझे और आर्या को परेशान कर रही थी। वो साया कभी दीवारों पर, कभी कॉरिडोर के कोनों में, तो कभी अचानक सामने आ जाता था। उसकी मौजूदगी ने हमारी नींदें छीन ली थीं। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य का पीछा करूंगा। डर को पीछे छोड़कर मैं उस परछाई के पीछे बढ़ गया। मेरे अंदर एक अजीब सा साहस जाग उठा था, जैसे आज सब कुछ जानकर ही लौटूंगा। दिल तेज धड़क रहा था। हर मोड़ पर लगता कि अब वो सामने होगी, लेकिन हर बार वो गायब हो जाती। हर कोने में छुपा डर मुझे और बेचैन कर रहा था। कभी लगता कोई मेरे पीछे है, कभी लगता कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। कॉरिडोर के आखिर में सिर्फ एक खुली खिड़की मिली, जिसके पर्दे हवा में लहरा रहे थे। बाहर से आती ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। मैं उलझन में था। क्या ये मेरा वहम था या कोई सच में हम पर नजर रख रहा था? दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था और जवाब कहीं नहीं था। दीवारों में अब एक अनजाना खौफ भर गया था। हर परछाई, हर दरार, हर अंधेरा कोना अब डरावना लगने लगा था। हॉस्टल की ये दीवारें अब मेरे लिए घर नहीं, एक रहस्य का पिंजरा बन गई थीं। मुझे आर्या की फिक्र थी। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलकता था और मैं उसे फिर से टूटता नहीं देख सकता था। उसकी हिम्मत मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं कमरे की ओर लौटा, दिल में भारीपन लिए। हर कदम के साथ डर और चिंता बढ़ती जा रही थी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे कंधों पर आ गया हो। ये परछाई सिर्फ डर नहीं, कोई भूली बिसरी याद थी जो लौट लौट कर हमें घेर रही थी। कभी कभी लगता था जैसे ये साया हमारे अतीत से जुड़ा है, कोई अधूरी कहानी जो अब सामने आना चाहती है। अब हर आहट पर मैं चौकन्ना हो गया था। छोटी छोटी आवाजें भी अब डराने लगी थी। रात की खामोशी में हर हलचल एक नए खतरे का संकेत लगती थी। मुझे यकीन था इस रहस्य की जड़ें आर्या के अतीत से जुड़ी हैं। उसके पुराने खत, डायरी के पन्ने और वो तस्वीरें, सब कुछ अब एक नई कहानी कह रहे थे। मैं हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कमरे में लौटकर दरवाजा बंद किया, लेकिन सुकून नहीं मिला। डर अब कमरे की दीवारों में भी समा गया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ये रात बस शुरुआत थी। मुझे एहसास हो गया था कि असली कहानी अभी बाकी है और ये साया हमें चैन से नहीं बैठने देगा। मुझे अब आर्या की हिफाजत करनी थी। मैं उसके पास बैठ गया। उसकी सांसों की बेचैनी को महसूस कर सकता था। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इस डर से बाहर निकालूंगा। इस अनजाने दुश्मन को जानना जरूरी था। उसकी असली पहचान और मंशा जानना अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं जानता था कि जब तक ये रहस्य सुलझेगा नहीं, चैन नहीं मिलेगा। और जवाब छुपा था आर्या के अतीत में, जिसमें आदित्य नाम का तूफान आया था। वो तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया था, और शायद आज भी उसकी परछाई हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थी। अब मुझे सच का सामना करना ही था, चाहे वो जितना भी डरावना क्यों ना हो। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें हॉस्टल के गलियारे में बिखर रही थीं, मैं आर्या के कमरे की ओर बढ़ा। रात भर उसकी बेचैनी मेरे जहन में गूंजती रही थी और मैं जानता था कि आज कुछ अनकहा सामने आएगा। वो खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बाहर आसमान में कहीं खोई हुई थीं। उसके हाथ में वही पुराना चांदी का लॉकेट था जिसे वो हमेशा अपने दिल के करीब रखती थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और अधूरी उम्मीदें साफ झलक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उस छोटे से लॉकेट में सिमट गई हो। मैंने धीरे से पास जाकर पूछा, इस लॉकेट में क्या है आर्या? क्यों हर बार इसे देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं? उसने कांपते हाथों से लॉकेट खोला, जैसे हर बार खोलना उसके लिए एक जंग हो। लॉकेट के अंदर 2 जगहें थीं। एक तरफ एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी जिसमें एक लड़का मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ खाली जगह थी जहां कभी कोई और तस्वीर रही होगी। ये आदित्य है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में बीते दिनों की कसक थी। और ये खाली जगह, ये मेरी थी। उसने मेरी तस्वीर निकाल दी थी, जैसे मैं उसकी जिंदगी से मिटा दी गई हूं। उसकी आवाज में टूटा हुआपन था, मानो हर शब्द उसके दिल के किसी कोने से निकल रहा हो। अब ये लॉकेट सिर्फ एक जेवर नहीं था, बल्कि उसकी टूटी उम्मीदों और अधूरी कहानियों का बोझ बन चुका था। हर बार इसे छूना जैसे पुराने घावों को फिर से कुरेदना था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने कहा था
अब इस कहानी में सिर्फ वो है, मैं नहीं। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, मानो अतीत की परछाइयों में कुछ ढूंढ रही हों। उसकी आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला जो उसके दिल की गहराई को बयां कर रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनका रास्ता बदल जाता है। शायद तुम्हारी कहानी भी अभी पूरी नहीं हुई। अब ये लॉकेट हमारे लिए सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक सुराग था, एक ऐसा सुराग जो हमें उस छुपी हुई परछाई और आदित्य के अनकहे राज तक ले जा सकता था। शायद इसी लॉकेट में छुपा है उस अधूरी कहानी का अगला मोड़। आर्या ने अपनी स्टडी टेबल से एक पुराना म्यूजिक बॉक्स निकाला। यह भी आदित्य ने दिया था, उसने कहा। उसने बॉक्स की चाबी घुमाई। एक दर्द भरी धुन कमरे में गूंजने लगी। जब वो गया, ये बॉक्स भी खामोश हो गया था। आज इतने सालों बाद ये बजा है। मुझे हैरानी हुई, क्या ये सब इत्तेफाक है? परछाई, लॉकेट, अब ये म्यूजिक बॉक्स। क्या आदित्य लौट आया है या कोई और राज है? धुन खत्म हुई, कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या कांपती आवाज में बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सच ये था, डर मुझे भी था। ये सब किसी बड़े तूफान का संकेत था। म्यूजिक बॉक्स के रहस्य ने मुझे बेचैन कर दिया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मेरे मन में सवालों का शोर था। मैं बार बार सोच रहा था, आखिर आदित्य के साथ क्या हुआ? उसकी कहानी में ऐसा क्या छुपा है जो किसी को चैन से सोने नहीं देता? जवाब ढूंढने की बेचैनी मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी तक खींच लाई। वहां की पुरानी किताबों की खुशबू, दीवारों पर जमी धूल और हर कोने में छुपे हुए किस्से, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। मैं आदित्य के बारे में कुछ जानने की उम्मीद में किताबों के पन्ने पलटता रहा। घंटों तलाश के बाद एक पुरानी किताब के बीच से एक पीला, जर्द खत मिला, 3 साल पुराना। उस खत को छूते ही जैसे वक्त थम गया। उसकी स्याही थोड़ी सी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन हर लफ्ज में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। खत आदित्य ने आर्या के लिए लिखा था, जब तुम ये पढ़ रही होगी, मैं बहुत दूर जा चुका हूंगा। मुझे माफ कर देना। इन शब्दों में एक गहरी मजबूरी थी, जैसे किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो। मैंने तुम्हें दर्द दिया ताकि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि तुम्हारी नफरत ही तुम्हें मुझसे दूर और महफूज रखेगी। ये पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। कितना मुश्किल रहा होगा ये सब लिखना, और उससे भी ज्यादा ये सब झेलना। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। खत के इन शब्दों ने माहौल को और भी भारी बना दिया। कौन थे वो लोग? क्यों आदित्य को छुपना पड़ा? अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आदित्य की चिंता, उसका डर, सब कुछ इन लाइनों में समाया था। उसने खुद को दूर कर लिया, सिर्फ आर्या की सलामती के लिए। खत पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा दर्द मेरे अंदर उतर गया। अब मुझे समझ आया, आदित्य बुरा नहीं था, मजबूर था। उसकी मजबूरी ने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शायद प्यार में सबसे बड़ा त्याग यही होता है, किसी की भलाई के लिए खुद को दूर कर देना। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वो परछाई आदित्य है या कोई और? क्या वो लौट आया है या ये सिर्फ मेरा वहम है? अब ये प्रेम कहानी एक खतरनाक रहस्य बन चुकी थी। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे और मैं इस रहस्य की गहराई में डूबता जा रहा था। मैंने वो खत आर्या को दिखाया। हम हॉस्टल के पास कैफे में मिले। उसने खत पढ़ा, चेहरे पर हैरानी और गहरी उदासी थी। तो वो मुझसे नफरत नहीं करता था? उसने धीमे से पूछा। उसने ये सब मुझे बचाने के लिए किया? उसकी आवाज में सालों का बोझ था। मैंने कहा, आर्या, इसका मतलब वो परछाई शायद आदित्य ही है। अगर वो लौट आया है तो सामने क्यों नहीं आता? उसने पूछा। शायद खतरा अभी टला नहीं है, मैंने कहा। वो तुम्हें बचाना चाहता है। हम देर तक चुप रहे। आर्या अब गुस्से की जगह फिक्रमंद थी। हमें उसे ढूंढना होगा वीर, उसने कहा। अब हम दोनों आदित्य के राज से पर्दा उठाने को तैयार थे। उस रात मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। मैं हॉस्टल की छत पर गया। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। तुम आर्या से दूर रहो, एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसकी दुनिया खतरनाक है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? मैंने गुस्से में पूछा। वो रोशनी में आया। वो आदित्य नहीं, हमारा दोस्त रोहन था। रोहन, तुम? मैं हैरान था। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, उसने कहा। परछाई का राज खुला, लेकिन एक और बड़ा रहस्य सामने था। मैं और रोहन छत पर थे, तभी हॉस्टल के मेन गेट पर जोर की दस्तक हुई। हम नीचे भागे। आर्या भी आ गई। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था, कपड़े फटे, चेहरा डरा हुआ। आर्या? उसकी आवाज सुनकर आर्या सन्न रह गई। वो आदित्य था, जिंदा, हमारे सामने।
उसकी हालत बता रही थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आर्या, उसने कहा, और गिरने ही वाला था। हमने उसे सहारा दिया, हमने उसे अंदर बिठाया। सब हैरान थे। आदित्य की वापसी इत्तेफाक नहीं थी, वो अपने साथ खतरा भी ले आया था। आदित्य हाँफ रहा था, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो मेरे पीछे हैं आर्या, उसने कहा। उन्हें वो चीज चाहिए जो मेरे पास है। कौन सी चीज? मैंने पूछा। रोहन बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था आदित्य, तुमने सबको खतरे में डाल दिया। आदित्य ने रोहन को देखा। तुम यहां? रोहन बोला, मैं ही वो परछाई था तुम्हारी हिफाजत के लिए। रोहन मेरा कजिन है, आदित्य ने बताया। मैंने ही इसे यहां भेजा था। आदित्य ने जेब से पेन ड्राइव निकाली। इसमें उनके सारे काले कारनामों का सबूत है। इसे छिपा दो आर्या। तभी हॉस्टल का गेट खुला। नकाबपोश लोग हथियारों के साथ अंदर घुस आए। खतरा अब हमारे सामने था। टू बी कंटिन्यूड।